Okay. So, hello everyone. I am Akanksha and I welcome you all to the online platform of C4U. देखिए आपका सॉलिड स्टेट चल रहा है, उसी को हमने कंटिन्यू करना है. अरेंजमेंट्स के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था. वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल में कैसे आपके पास स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग आती है वो हमने डिस्कस किया. साथ ही साथ पैकिंग एफिशिएंसी कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, कैसे आपको नंबर ऑफ एटम कितने एग्जैक्टली है एक पर्टिकुलर लैटिस में उसका आइडिया लगता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज थ्री डायमेंशनल, यानी कि 1D 2D के बाद आज हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं आपका थ्री डायमेंशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसको हम डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे, यानी कि डायरेक्ट भी मैं आपको SCC BCC और ये बता सकती थी, बट आपको कंप्लीट आइडिया लगे कि एग्जैक्टली आप जो फाइनली ये SCC BCC FCC पढ़ते हैं वो आता कहाँ से है, क्या अरेंजमेंट है, उसका आपको रियल असेंस फील हो, इसीलिए हमने पहले 1D 2D उसको डिस्कस किया है. तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिएगा. देखिए हेडिंग आपने जो डालनी है आज के लिए दैट इज द अरेंजमेंट in 3D using SCP as base. SCP as base का मतलब समझते हैं. लास्ट क्लास में वही जो हमने आपका स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग डिस्कस किया था उसको हम एज बेस यूज कर कर आज क्या करने वाले हैं, आपका जो है ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट डिस्कस करने वाले हैं. आप ध्यान करिए SCP में हमने क्या डिस्कशन हुआ था. हमारा SCP में क्या होता था कि आपने भाई यहाँ पर हम थ्री डायमेंशनल डिस्कशन कर रहे हैं. वन डायमेंशन में तो सिंपल था, आपने एटम्स को जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस एक के साथ दूसरा एटम इस तरीके से रखा हुआ है, ये आपने अलोंग एक्स एक्सिस अरेंजमेंट किया था. SCP की हमने बात की थी तो वहां पर ये हुआ था कि आप जो है एटम के नीचे एटम रख रहे थे जब आप नेक्स्ट लेयर बना रहे हो. ठीक है, तो यहां पर आप ये वाला ट्रेंड फॉलो कर रहे थे कि एटम के नीचे आपने एटम रखा हुआ है. यह आपकी क्या कहलाती थी, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग. ठीक है, और मैंने कहा था अगर एक लेयर में आप एटम के नीचे एटम रख रहे हो इसका मतलब आपको पूरे अरेंजमेंट में वही सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, और उससे जो नेक्स्ट लेयर हमारी बनेगी उसके अंदर भी आपने क्या करना है, एटम के नीचे आपने एटम रखना है बिल्कुल इस तरीके से. यहाँ पर ये मैंने आपको कुछ लेयर्स बनाकर दिखा दिए हैं जो कि आपका SCP अरेंजमेंट बताती हैं, जहाँ पर आपके पास बेसिकली स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स बन रहे हैं और जो है एटम के नीचे एटम रखा हुआ है. यहाँ पर ये एक टू डायमेंशनल आपका अरेंजमेंट है. कैसे, एक्स एक्सिस के अलोंग एटम एक के बाद एक है, उसके बाद वाई एक्सिस के अलोंग आपके एटम्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं. अब हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, यहाँ पर जेड एक्सिस से, समझ आ रही है बात, एक्स एक्सिस में एटम्स का अरेंजमेंट हो गया, वाई एक्सिस में एटम्स का अरेंजमेंट हो गया, जेड एक्सिस से एटम्स को लाकर मुझे इसके ऊपर रखना है तो मेरा एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा. अब जेड एक्सिस मतलब इनके ऊपर से सामने से एक आपकी वो वाली एक्सिस यहाँ से निकल रही है ना, ये वाली एक्सिस को जेड एक्सिस बोलते हैं. तो अब ऊपर से जो मुझे एटम्स रखने हैं कैसे आप करेंगे, उसके लिए अरेंजमेंट दो तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पर हो सकता है. कैसे भाई, एक तो हो सकता है कि मैं आपके जो एटम्स हैं उनको एटम के ऊपर एटम एक नई लेयर फॉर्म करूं. जब थ्री डायमेंशनल जेड एक्सिस से मैं एटम ला रही हूं तो मैं क्या कर सकती हूं, एटम के ऊपर इस तरीके से एटम रख सकती हूं. यहाँ पर ये आपका एटम और इसके ऊपर मैंने एटम रख दिया. ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने येलो वाला जो स्फेयर बनाया है, यहाँ पर तो सर्कल दिख रहा होगा आपको क्योंकि बोर्ड पे तो टू डायमेंशनली पॉसिबल है. तो ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि ये इसका रेडियस कुछ कम है, रेडियस उतना ही है. यहाँ पर ये एटम ही है आपका, बिल्कुल उसी तरीके से आप एक एटम को ही रख रहे हो एटम के ऊपर. लेकिन यहाँ पर सो दैट आपको समझ में आए कि ये जेड एक्सिस से आए, इसलिए मैंने इसको जो है थोड़ा छोटा कर कर दिखाया, अदरवाइज ओवरलैप कर जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, एक टाइप का अरेंजमेंट बनता है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, एटम के ऊपर एटम रख दिया है. अब देखिए इस वाली लेयर को, ये जो आपकी ये वाली लेयर थी, मतलब कि मैंने इस लेयर को कल मतलब जो भी हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने क्या कहा था कि ये आपकी ए टाइप लेयर इसको बोल देते हैं. ये जो व्हाइट वाले है ए टाइप लेयर है, एटम के नीचे एटम रखा हुआ है, इसको हमने ए टाइप लेयर बोला है. अब यहाँ पर इस वाली लेयर को बताइए आप क्या कहेंगे, ये जो हमने नई लेयर बनाई है उसमें भी तो आपका क्या है, एटम के साइड में एटम है, एटम के नीचे एटम है ना. तो यहाँ पर भी आपके पास क्या है, ये वाले जो येलो एटम्स है ना, यहाँ पर आपको शायद स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं दिखे, बट एक्चुअली हमने यहाँ पर ये जो येलो एटम्स बनाए हुए हैं ये भी आपस में आपके क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. ठीक है, ये भी आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कि
ये एक एटम इसके अंदर जो था और फिर ये वाला इसके अंदर, इस तरीके से आपके येलो एटम्स भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बस यहाँ पर बोर्ड पर बनाना वो थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरीके से फिलहाल हमने एटम के ऊपर एटम को रखा हुआ है और येलो एटम्स ये आपस में टच कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये एक ए टाइप की लेयर फॉर्म हुई है, ये एक ए टाइप की लेयर फॉर्म हुई है और इसमें भी एटम के नीचे एटम है। इसका मतलब इस लेयर को भी मैं ए टाइप लेयर ही बोल सकती हूँ। यहाँ से इसका मतलब मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ, मेरे पास एक जो बना है ए टाइप अरेंजमेंट बना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2D में बना था, लेकिन यहाँ वो मेरे पास कहाँ पर बना है, 3 डायमेंशन में बना है और SCP यानी कि स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग यूज करने के बाद बना है। ठीक है, दूसरे टाइप का जो मेरे पास अरेंजमेंट बनता है वो देखिएगा कैसे होगा। दूसरा अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है कि आप क्या करिए, यहाँ पर ये जो वॉइड फॉर्म हो रहा है, वॉइड का मतलब समझ रहे हो, ये आपके पास ये वाला जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड फॉर्म हो रहा है, दूसरे कलर से बना देती हूँ, ये जो स्क्वायर प्लेनर वॉइड आपके पास फॉर्म हो रहा है, इसके ऊपर आप एक एटम रख दो। ठीक है, मतलब वॉइड के, अब मैं जेड एक्सिस से ला रही हूँ, 2 तरीके थे, या तो एटम के ऊपर एटम रख दिया जाए, या यहाँ पर ये जो एटम्स के बीच में वॉइड फॉर्म हो रहा है यानी कि स्क्वायर प्लेनर वॉइड, उसके ऊपर आप एक एटम रख दीजिए, तो भी आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पर दूसरे टाइप का अरेंजमेंट आ जाएगा। अब मैंने कहा यहाँ पर आपने एक एटम रखा है, तो फिर ये जो आपके पास वॉइड है यहाँ पर एक एटम रख दीजिए आप। इसी तरीके से यहाँ पर ये वॉइड है, यहाँ एक एटम आ जाएगा, यहाँ एक वॉइड है, यहाँ एक एटम आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर फिर इस तरीके से ये वाले वॉइड पे ये एक एटम आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा एक पैटर्न आपने फॉलो करना होता है, वॉइड के ऊपर अगर आप एटम रख रहे हो तो नेक्स्ट लेयर जो बनेगी उसमें भी आपको वॉइड के ऊपर ही एटम रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर जब एक और लेयर बनाऊंगी, यानी कि देखिए ये मेरी ए टाइप की लेयर थी, इसको तो वाइट वाले जो मैंने बनाया हुआ है वो ए टाइप की लेयर है, फिर मैंने इसमें यहाँ पर ये येलो वाली तो वापस से ए टाइप की लेयर निकल कर आ रही थी क्योंकि मैंने एटम के ऊपर एटम को रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने एटम के वॉइड्स के ऊपर एटम को रखा है, तो इसका मतलब ये वाली तो अलग टाइप की लेयर हो गई, इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, बी टाइप लेयर बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये तो ए टाइप अरेंजमेंट था, लेकिन इसके अंदर जब मैं दूसरी लेयर फॉर्म करने की कोशिश करूंगी तो क्या होगा, मुझे वही वाला सेम पैटर्न यूज करना है। मतलब अभी भी मुझे जो वॉइड है एटम्स के बीच में उसके ऊपर ही एटम को रखना पड़ेगा। देखिए ये तो अलग अलग लैटिस हैं, ये जो मैंने बनाया ना ए और ए बी अलग अलग टाइप के लैटिस हैं, जैसे इनको अलग अलग ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर के अंदर उसको समझा रही हूँ कि ऐसे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो यहाँ पर मुझे एक सीक्वेंस क्योंकि अरेंजमेंट की फॉलो करनी है, तो अगर मैंने आपका पहले वाली लेयर के वॉइड्स में आपको जो है एटम को रखा है, तो अब मुझे ये जो आपकी लेयर बनी है इसके वॉइड्स में एटम को रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर मुझे जो है ये आपका ये वाला वॉइड फॉर्म हो रहा है ना, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, इसके बीच में एटम को रखना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा करती हूँ, यानी कि जब मैं इस वॉइड में आपके एटम को रखूंगी, तो मुझे ये देखने के लिए मिलेगा कि मेरा जो नया वाला एटम अब मैं रख रही हूँ इस वाले 4 एटम्स के बीच में जो वॉइड बन रहा है स्क्वायर प्लेनर वॉइड उसके ऊपर, तो वो एक्चुअली मेरा क्या है, वो जो नीचे वाला ए लेयर थी उसके वाइट एटम के बिल्कुल ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि मेरे ये जो ग्रीन एटम्स है वो एक्चुअली ये वाइट लेयर के ऊपर ही आ रहे हैं। समझ आ रही है ये वाली बात, वो एक्चुअली इनके ऊपर ही आ रहे हैं आपके। ठीक है, क्या कहा मैंने कि आपने जो है यहाँ पर ये तो एक टाइप का अरेंजमेंट किया, नेक्स्ट अरेंजमेंट में आपने वाइट लेयर के जो आपके पास वॉइड्स फॉर्म हो रहे हैं एटम के बीच में स्क्वायर प्लेनर वॉइड्स, उसके ऊपर आपने एक एटम रखा। ठीक है, ये जो मैंने आपका ये पिंक कलर से बनाया है, उसके बाद आपने इसी तरह का सेम अरेंजमेंट उसको रिपीट किया। देन हमने क्या किया, उसके ऊपर एक और लेयर हमने बनानी है। नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी लेयर्स रहेंगी, नेक्स्ट लेयर बनाने के लिए हमेशा सेम ही पैटर्न आपने फॉलो करना है। आपकी एक्स और वाई डायमेंशन की बात खत्म हो गई, अब वो पूरा है। जेड डायरेक्शन में एक और लेयर जब आप बनाओगे तो आपको फिर से वही पैटर्न फॉलो करना है और वॉइड्स के ऊपर ही आपने एटम को रखना है। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रीन वाला एटम मैं वॉइड के ऊपर लेकर आ रही हूँ, ये जो पिंक वाले एटम्स हैं उनके वॉइड के ऊपर, तो मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है कि ग्रीन वाले एटम जो है वो आपके किसके, वाइट वाले एटम्स के ऊपर ही आ रहे हैं। इसका मतलब
यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली लेयर है इसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, ए टाइप लेयर बोलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर हम एक नई लेयर बनाने चले थे, बट बनाने के बाद पता चला कि एक्चुअली वो सी लेयर नहीं, आपके पास वापस से ए लेयर ही फॉर्म हो रही है। तो आपकी उसी तरीके से लेयर आ रही है जैसे आपके पास यहाँ पर ए लेयर थी वाइट एटम्स की। इस टाइप के अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हैं, ए बी टाइप अरेंजमेंट। और ये आपका कहाँ पर आया है, 3D में आया है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास ए टाइप अरेंजमेंट और ए बी टाइप अरेंजमेंट 3 बार आ जाएंगे, ठीक है। एक तो 2 डायमेंशन में, एक अभी आप पढ़ रहे हैं ये किसके, जब आप यूज कर रहे हैं एज SCP स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग को आप बेस यूज कर रहे हैं तब आ रहा है। और आपके पास ये फिर से दोबारा से आएगा जब आप 3 डायमेंशन को पढ़ेंगे फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर ये जो ए टाइप अरेंजमेंट निकल कर आया ना, ये और कुछ नहीं, ये जो आप पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, यानी कि SCC BCC FCC ये सब आप पढ़ते हैं ना। हमें एक्चुअली क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आपका SCC BCC, उसके बाद FCC और HCP और है आपके सिलेबस में। तो यहाँ पर ये जो आप पढ़ते आ रहे हैं SCC, उसी को आप क्या ये ए टाइप 3D अरेंजमेंट और कुछ नहीं आपका SCC है। और यहाँ पर ये वाला अरेंजमेंट और कुछ नहीं है भाई, ये आपका BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो आप पढ़ते हैं ना वही है। अब इसी बात को जो है मैं यहाँ पर आपका बोर्ड पर इसको बनाकर दिखाती हूँ कैसे आपका ये ए टाइप अरेंजमेंट SCC है, और ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है भाई। देखिए इस वाले यूनिट सेल को कंसीडर करिए एक बारी। ये ए टाइप अरेंजमेंट जो था, ए टाइप अरेंजमेंट जो आपके पास है, यानी कि ये वाला अरेंजमेंट है ना, इस वाले अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए। इसको मैंने क्या कहा है, इसको मैंने SCC कहा है। SCC के अंदर क्या होता है, आप कहते हैं कि एक क्यूब के चारों ही कॉर्नर्स पर एटम्स आपके पास रहते हैं। अब आप इमेजिन करिए यहाँ पर मेरे पास एक क्यूब है, और क्यूब कैसा दिखता है, आपके पास एक क्यूब है इस तरीके से, है ना, आपके पास ये एक क्यूब है, और आपने क्या किया, यहाँ पर ये जो मैंने ये मतलब कि ये सेलेक्ट किया है ये वाला रीजन, इसके अंदर ये जो आपके 4 वाइट वाले एटम है वो मैं उठाकर ले आऊँ, और इसके इस वाले ऊपर वाले ये जो ऊपर वाले 4 कॉर्नर्स हैं आपके क्यूब पर, उन 4 एटम्स को मैंने वहाँ रख दिया है, हर एटम को एक एक कॉर्नर पर। इसी तरीके से उसके ऊपर ये जो येलो वाले एटम्स आ रहे हैं इनको वापस से लेकर आइए, और ये जो नीचे ये इधर आपके पास 4 कॉर्नर बन रहे हैं ना, 2 आगे और 2 पीछे नीचे की साइड आपके पास क्यूब में, वहां पर आप बाकी के 4 एटम्स को रख दीजिए। हो गया SCC का फॉर्मेशन। इसे तो कहते हैं आप SCC की, जहां पर आपके पास इस तरह से क्यूब के कॉर्नर में, यानी कि अगर मैं आपको यहां से एक्सप्लेन करूं ये जो मैंने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो आपने क्या करना है, वाइट एटम्स को यहां पर लाकर रख दिया, और आपके जो ग्रीन एटम्स हैं, ग्रीन है कि येलो है, येलो है ना, तो येलो दिखाया तो इसको येलो से ऐसे समझ लो, येलो एटम्स को आपने इस तरीके से ये 4 कॉर्नर्स पर लाकर रख दिया। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, SCC का फॉर्मेशन हो जा रहा है। यानी कि ये वाला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया हुआ है, ये इस तरीके से, ये जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, और फिर इसके अंदर मैंने कहा है एक लेयर Z डायरेक्शन से ले आओ, और उसमें आपका एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रखा हुआ है। तो ये आपका और कुछ नहीं, इस तरीके से क्या है, SCC है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है ये BCC है, BCC बताया ना मैंने इसको। तो यहाँ पर जरा ये वाला आप इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, और इसको मैं आपको वापस से बनाकर दिखाती हूँ, केवल AB लेयर हम बनाएंगे क्योंकि उसके ऊपर तो सेम A टाइप की लेयर ही आ रही है। तो यहाँ पर ये वाला जो मैंने बनाया हुआ है, कैसे बनाया भाई इसको, मेरे पास यहाँ पर ये वाइट एटम्स थे, है ना, यहाँ पर ये मेरे पास क्या थे, वाइट एटम्स थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या आया, इसके स्क्वायर प्लेनर वॉइड में मैंने क्या है आपका क्या रख दिया, ये आपका मतलब दूसरा एटम आ गया, ठीक है। अब साथ ही साथ इतने रीजन को क्योंकि मैं कंसीडर कर रही हूँ, तो इसमें आपके पास और क्या थे, यहाँ पर इन वाली लेयर में आपके पास ये ग्रीन एटम्स हैं, है ना, ये है। तो इसको ध्यान से इमेजिन करिए क्यूब के अंदर, यानी कि अगर आप ऐसे सोच लें कि आपके पास एक क्यूब है, अगेन है ना, BCC में क्या होता है, BCC में आपने ये पढ़ा है, ध्यान करिए कि आपके पास जो है क्या होता है BCC के अंदर, कि 8 के 8 कॉर्नर्स जो होते हैं आपके क्यूब के, है ना,
कॉर्नर्स 8 होता है क्यूब के। इस रूम को इमेजिन करिए, जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम को इमेजिन करिए और देखिए अपने आसपास कितने जो है कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इतने ही कॉर्नर्स हैं। तो क्यूब के अंदर आपके पास 8 कॉर्नर्स होते हैं। आप एटम्स को कॉर्नर पर रखेंगे और साथ ही साथ बीच में एक जो वॉइड बनता है जिसको आप बॉडी सेंटर कहते हैं, तो बॉडी सेंटर पर आप एक और एटम लेकर आ जाइए, आपके पास बीसीसी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, मैं उसी बात को बनाकर दिखा रही हूं भाई। ये आपके पास क्या है, क्यूब है आपका। ठीक है, ये आपका क्यूब है और इसमें आपने क्या करना है, ये आपका क्यूब है जिसमें कि आप क्या करिए, यहां पर ये जो व्हाइट वाले 4 एटम दिख रहे हैं ना, व्हाइट वाले जो 4 एटम है उनको मैं ये नीचे वाले कॉर्नर्स पर रख रही हूँ, क्यूब के ये वाले कॉर्नर्स पर मैंने रख दिया। अब इसमें ग्रीन एटम भी मुझे दिख रहे हैं, ग्रीन एटम को मैं उठाकर चारों को ऊपर वाले उन पर रख देती हूँ कॉर्नर्स पर। ठीक है, और फिर एक मेरे पास क्या बचता है, ये बॉडी सेंटर में जो मेरे पास है ये येलो वाला एटम, तो ये आ जाएगा बॉडी सेंटर में। और ये मेरे पास क्या बनकर आ गया है, यानी कि ये जो था ये और कुछ नहीं, आपका क्या बीसीसी टाइप अरेंजमेंट ही था। यानी कि ये जो एबी टाइप अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल में, इसको क्या बोला जा सकता है, इसको आप बीसीसी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम दोनों की ही प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो क्या करते हैं कि मैं जो है दोबारा से ही बना देते हैं। चलिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे आपका, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका होगा एससीसी। ठीक है, एससीसी को सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए देखिएगा यहाँ पर जब आप एससीसी को डिस्कस करेंगे तो उसमें अब दोबारा से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर डायरेक्ट क्यूब बना दूंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका अरेंजमेंट किस तरीके से रहा है। क्या होता है एससीसी के अंदर, बताइए। यहाँ पर अभी वो जो मैंने पीछे वाला अरेंजमेंट है उसमें आपको यही कहा ना कि क्यूब्स के कॉर्नर पर आपने एटम्स को रख देना है ना, यहाँ पर इस तरीके से। और क्या बोलते हैं, ये वाइट एटम्स को मैंने ये नीचे वाले कॉर्नर पर रखा हुआ था और भाई आपके पास दूसरे एक येलो वाले एटम्स थे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, और उनको मैंने यहाँ पर इन वाले कॉर्नर्स पर रख दिया था। ऐसा करने से मेरे पास क्या आ रहा है, ऐसा करने से मेरे पास ये एससीसी अरेंजमेंट आ रहा है। पहली प्रॉपर्टी या पहली बात जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, एक एक कर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द पोजीशन ऑफ एटम। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, पोजीशन ऑफ एटम। बताइए यहाँ पर आपके एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपके पास, यहाँ पर आपके पोजीशन ऑफ एटम्स क्या क्या है, एट ऑल दी कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो यहाँ पर पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है कि एटम्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, एट दी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स ऑफ दी क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये आपकी पहली बात। दूसरी बात किसकी बात करते हैं हम, जेड वैल्यू की, यानी कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। पोजीशन ऑफ एटम एक अलग बात होती है, मैंने कल भी बताया था आपको, पहले भी जब हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे थे। लोकेशन ऑफ एटम अलग बात है कि एक यूनिट सेल के अंदर 8 एटम्स क्या है, प्रेजेंट है। 8 एटम्स उसमें क्यूब के कॉर्नर पर लोकेटेड है, बट एक्चुअली क्यूब के उस यूनिट सेल के अंदर आ कितने रहे हैं ये एक अलग बात होती है, और इसको हम जेड वैल्यू कहते हैं। और इसको या तो हम एंगल अप्रोच से या फिर एटम शेयरिंग अप्रोच से फाइंड आउट करते हैं। और मैंने कहा था 3 डायमेंशनल में हम कौन सी वाली अप्रोच यूज करेंगे ज्यादातर, आपका जो है एटम शेयरिंग अप्रोच। ठीक है, तो यहां पर ये जो जेड वैल्यू है इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे बाय दी शेयरिंग अप्रोच। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर मुझे एक बात बताइए, शेयरिंग अप्रोच का मतलब सिंपल सा इतना है कि इस यूनिट सेल में यहां पर Z मुझे क्या बताएगा कि कितने एटम एक्चुअली प्रेजेंट है कि नहीं। अब इस यूनिट सेल में मुझे ये देखना है कि ये जो 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है इनका कितना कितना पार्ट यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ पर जो है कितने नंबर ऑफ Z, यहाँ पर जब आप शेयरिंग अप्रोच से फाइंड आउट करते हैं तो उसका आपका तरीका होता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स लोकेटेड इन द यूनिट सेल, इन दी यूनिट सेल। तो भाई कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स लोकेटेड इन दी यूनिट सेल कितने हैं, मेरे पास 8 दिख रहे हैं मेरे को, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, यानी कि हर एटम आपका अपना कितना कितना पार्ट उस यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां पर देखिएगा
अगर मैं यहां से मान लीजिए, भाई देखो याद रखना इसको, यहां पर ये जो मैंने एटम्स बनाए ना, एक्चुअली ये जो है एटम्स इतने छोटे नहीं होते हैं। यहां पर मैंने ये जो आपके एटम्स इतने छोटे छोटे बनाए हैं वो एक्चुअली अच्छे बड़े एटम्स हैं। केवल जब आप ये वाला अरेंजमेंट देखिए एक बारी, ये वाला अरेंजमेंट देखेंगे तो इसमें मैंने यहां से ये वाला अरेंजमेंट बनाया है। इस वाले अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मेरे येलो व्हाइट वाले एटम्स आपस में टच कर रहे हैं और ऐसे येलो वाले एटम्स आपस में टच कर रहे हैं, वो मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ देखने में क्या लग रहा है, ये अलग अलग एक एक कॉर्नर पर पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। एटम्स अभी भी उतने बड़े बड़े हैं, सिर्फ यानी कि एटम्स अभी भी यहाँ पर इसी तरह से बड़े बड़े हैं, है ना। सिर्फ बात इतनी है कि अगर यहां पर मैं उनको इतना बड़ा बड़ा बनाऊंगी तो स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहां पर ये एटम इतना ही बड़ा है और यहां पर इसी तरीके से ये वाला एटम भी आपका अच्छा बड़ा एटम है, तो आपस में टच कर रहे हैं। और इसी तरीके से सारे हैं, चाहे वो येलो वाले हो या व्हाइट वाले एटम्स हो, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एजेस पर, साइड्स पर, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एटम्स का साइज हल्का सा स्मॉल कंसिडर किया है। इसीलिए यहां पर मैं आपके लिए लिखने वाली थी कि एटम्स को हैव बीन considered small for structural representation। केवल structural representation proper हो पाए उसके लिए हमने जो है atoms को small consider किया है। otherwise but आपके जो atoms हैं, atoms actually touch each other। बस अभी इतना ही लिख लो, फिर कहाँ टच करते हैं, अलोंग दी एजेस, वो वाली बात वापस से दोबारा भी आ जाएगी, ईच अदर, ठीक है। तो एक्चुअली एटम्स आपके एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब देखिए बात आज चल रही थी आपकी कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे सोचकर देखिए कि आपके पास मान लीजिए ये वाला जो एटम है ना, ये वाला जो एटम है ना, सबका एनवायरमेंट सेम ही है, चाहे किसी को भी ले लो, मैं इसको ले रही हूँ और ये देख रही हूँ कि ये वाला जो मेरा एटम यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर प्रेजेंट है कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखिएगा भाई मेरे पास ये एक एटम है ना, मैंने ये ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला यहाँ पर प्लेन है कि एक तरह का क्यूब का ये जो फेस है ऊपर वाला, वहां से उठाया। अब मान लीजिए ये जो ऊपर वाला है यानी कि एक तरह से जो छत है आपके क्यूब की, इसका मैं ये वाला ये प्लेन ले लूं, ठीक है, इसको मैं प्लेन बोल रही हूँ। वैसे क्यूब के अंदर क्या है, फेस है ना, यहाँ पर ये ऊपर वाला जिसके ऊपर ये, ठीक है, ये वाला प्लेन अगर ले लेंगे तो मतलब कि यहाँ पर इसको अगर मैं प्लेन मान लूँ तो आपके इस वाले एटम को ये दो इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड कर देगा। दो इक्वल हाफ्स का मतलब क्या होता है, मेरे पास यहाँ से दो हेमिस्फेयर निकल कर आ जाएंगे, एक ये है ना, एक इसका ऊपर वाला पार्ट, एक इसके नीचे वाला पार्ट। अब एक बात बताइए, जो आपका क्या ये हेमिस्फेयर आया है मेरे पास निकलकर, यहाँ पर ये एंगल पूरा का पूरा कितना रहा होगा, 360 डिग्री। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर ये एंगल कितना रहा होगा, 360 डिग्री। तो और आपके क्यूब के हर एज के बीच में, या फिर हाँ एज जो आपकी एजेस होती हैं सारी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा आपके सारे क्या रहते हैं, जो आपके एक्सियल एंगल्स होते हैं सभी 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 360 डिग्री को आप कितने 90 डिग्री के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 4, है ना, 4, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब, और यहाँ पर भी आपके पास 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है वो एक्चुअली आपका 8 क्यूब्स के फेसेस के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक क्यूब के अंदर वो एक पर्टिकुलर एटम जो है आपका 8 अलग अलग यूनिट सेल्स में। भाई केवल ये एक यूनिट सेल थोड़ी ना, केवल ये एक यूनिट सेल नहीं है, इसके आगे एक और यूनिट सेल है, इसके ऊपर एक यूनिट सेल है ना। एक तो इस यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन है और उसमें से भी एक इसके आगे है, एक उसके पीछे है, एक उसके ऊपर है, एक इधर बगल में भी होगा, है ना। इस तरीके से आपके पास ये पूरे यूनिट सेल का अरेंजमेंट है। मतलब आप समझ लो, एक ही एटम था, ये इसको मैंने पहले ही आधा कर दिया तो हेमिस्फेयर बन गया, मतलब कि हेमिस्फेयर बन गया। अब ये एक हेमिस्फेयर ऊपर, एक हेमिस्फेयर नीचे। अब जो ऊपर वाला हेमिस्फेयर है उसके इधर उधर चारों तरफ आपके पास एक क्यूब के 90 डिग्री के एंगल वो कट कर रहे हैं। जो आपके पास एक दूसरा हेमिस्फेयर आया बिल्कुल उसी तरह उसके 4 हिस्से हो रहे हैं 90 डिग्री में। मतलब एक क्यूब के अंदर वो अपना 1/8 पोर्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो क्योंकि एक क्यूब के अंदर उसका 1/8 पोर्शन कंट्रीब्यूट हो रहा है और ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर ये आपका जो कंट्रीब्यूशन मैंने लिखा है
यहाँ पर इस एंगल अप्रोच से आई होप आपको ये वाली बात समझ आई हो। यहाँ पर ये जो कंट्रीब्यूशन है कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ जो आपकी z वैल्यू है कितनी निकल कर आती है, 1 निकल कर आती है। अब तक आप रटते हैं, आई होप आपको आज जो है अच्छे से समझ में आया कि z वैल्यू आपकी 1 कैसे हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए भाई, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पता चल गई क्या, पोजीशन ऑफ एटम, z वैल्यू पता चल गई। नेक्स्ट जो आपके पास आता है दैट इज दी ए आर के बीच में क्या रिलेशन है, ए और आर का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ए और आर का रिलेशन मैंने पहले भी बताया आपको, कैसे फाइंड आउट करते हो ए और आर का रिलेशन। ए और आर का रिलेशन हम वहां से फाइंड आउट करते हैं जहां पर एटम्स आपस में क्या करते होते हैं, एक दूसरे को डायरेक्टली टच करेंगे। अब मुझे, मेरे पास ये जो एससीसी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहां पर मेरे पास ये है ना एससीसी, तो मुझे क्या करना है, इस वाले ये जो आपके पास क्यूब आया है, एक्चुअली उसी तरीके से बनाते हैं तभी जो है ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो आपके पास क्यूब है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरे पास मुझे ऐसे एटम्स ढूंढने हैं जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मैंने कहा वहां मैंने एटम्स को छोटा कंसिडर किया है सो दैट स्ट्रक्चर थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे, लेकिन एक्चुअली मेरे एटम्स एजेस के अलोंग एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। मतलब ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा, ये वाला एटम इसको टच कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला एटम इसको भी टच कर रहा है, ये वाला एटम इसको भी टच कर रहा है। अब ऐसे बनाने लगूंगी स्ट्रक्चर कैसा अजीब सा लगेगा कि नहीं, इसीलिए उसको इस तरीके से बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपका एक पर्टिकुलर एटम जो आपका एज पे प्रेजेंट है, एज पे ही प्रेजेंट दूसरे एटम को हमेशा टच कर रहा होता है। इसका मतलब यहां पर मुझे एक बात बताइए, है ना, मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये अगर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, या उसमें भी मैं बना दूं, यहां ये वाला है ना, और ये, तो क्यूब की आपकी ए बी सी सब इक्वली होती हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये जो है, ये जो आपकी एज लेंथ है, ये आपके पास ए है, ये भी ए रही होगी, और साथ ही साथ ये भी आपके पास ए ही होगी। ए बी सब इक्वली होते हैं, ए बी सी जितनी भी आपकी एजेस होती है क्यूब के अंदर, तो इसका मतलब ये सब क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। आर मेरा होता है एंगल, है ना, आर क्या होता है आपका, एंगल होता है कि कितना एंगल, सॉरी आर एंगल कैसे हो सकता है, आर का मतलब है रेडियस, है ना, आर आपका जो सर्कल का रेडियस है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये सर्कल का सेंटर है, तो यहाँ तक ये क्या रहा होगा, आर ही रहा होगा। फिर ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ तक ये आर ही रहा होगा। इसका मतलब ए और आर के बीच में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है कि ए इज इक्वल टू 2r, है ना, ए इज इक्वल टू 2r। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये जितनी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, क्या ये सफिशिएंट है ये देखने के लिए कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहेगी। यानी कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ से मैं ये लेना चाहती हूँ कि मेरी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कि उसको आप अपना 4th पॉइंट डाल लीजिए। 4th पॉइंट क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। यहीं से अब आपको देखिए पैकिंग एफिशिएंसी आप कितना आसानी से और इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। पैकिंग एफिशिएंसी अब तक क्या होती थी, जेड आपका क्या नंबर है, नंबर ऑफ एटम, जेड कितने निकल कर आए हैं भाई 1, मल्टीप्लाइड बाय कितना स्पेस आपका ऑक्यूपाइड है एक पर्टिकुलर एटम के बाय दी वन पर्टिकुलर एटम। अब कितना स्पेस, मतलब 3 डायमेंशनल में आ गए हम। मैंने पहले ही कहा था 2D में बात करेंगे तो आप एरिया की बात करेंगे, और 3 डायमेंशनल की बात होगी तो वहां पर किसकी बात होगी, वॉल्यूम की बात होगी। तो आपके पास एक एटम का वॉल्यूम, एटम क्या कंसिडर करते हैं आपका 3 डायमेंशनल के अंदर स्फेयर, 2 डायमेंशनल के अंदर सर्कल। 2 डायमेंशनल के अंदर सर्कल था तो वहां एरिया पाई आर स्क्वायर कंसिडर किया था। यहां पर आपके पास स्फेयर आ गया, स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो आप, डिस्क को डिवाइड करते हो कि टोटल स्पेस अवेलेबल कितना है, और वो है आपका कि क्यूब का वॉल्यूम कितना है। तो क्यूब का वॉल्यूम इज ए क्यूब, है ना, अगर उसकी एज लेंथ मैंने उसको कहा है ए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद ए और आर का मुझे रिलेशन पता है, यानी कि यहाँ पर मैं कैसे लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, एफिशिएंसी आपका विद रिस्पेक्ट टू 100 होता है, 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भाई क्या आ जाएगा आपके पास 8 आर क्यूब आ जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। इसको जब आप फाइंड आउट करोगे तो आई थिंक ये निकल कर आता है 52.5%, कुछ ऐसा ही निकल कर आएगा 52.4%। ठीक है, तो 52.4% आपकी आ रही है एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अभी जब हम 2 डायमेंशनल की बात कर रहे थे वहां पर आपके पास जो है
इसी तरह से ए टाइप अरेंजमेंट, ये एससीसी ए टाइप अरेंजमेंट ही है। यहाँ पर ये वाली स्लाइड में मैंने बताया था ना, एससीसी आपका ये ए टाइप अरेंजमेंट जो हो रहा था इसको आप एससीसी बोल रहे थे। ए टाइप अरेंजमेंट जब हमने बात की थी आपकी कहाँ पर, 2 डायमेंशनल के अंदर, वहाँ उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल कर आती कितनी, 75% आ रही थी आई थिंक। और यहाँ पर आप देखिए कि आपकी एफिशिएंसी कम हो गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी कम क्यों हो रही है? अब देखिए, अब आप जब वहाँ 2 डायमेंशनल में पढ़ रहे थे तो वहाँ सिंपल था, आपके पास एटम है, एटम है, एटम के नीचे एटम है, और यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि स्पेस बहुत कम है। पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली आप कह सकते हैं इन्वर्सली रिलेटेड है वॉइड से, यानी खाली स्पेस जितना कम होगा पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जब आप आ रहे हैं कहाँ पर, आप जब आ रहे हो ये एससीसी के अंदर, ये वाली जो आपने ए टाइप अरेंजमेंट पढ़ी है 3D में, उसमें आपने क्या किया है भाई, यहाँ पर एक बात बताओ, एक तो मेरे पास ये वॉइड क्रिएट हो चुका है ना, ये तो चलो ठीक है आपका 2D के अंदर भी होता है, लेकिन मैं इसके ऊपर अब एक और लेयर रखने वाली हूँ। यहाँ पर Z डायरेक्शन से या Z डायमेंशन से एक लेयर मैंने और रख दी है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो मेरी Z, मतलब कि यहाँ पर ये वाली जो आपके एटम्स हैं इनके बीच में भी वॉइड क्रिएट होगा और इन दोनों के बीच में भी एक वॉइड क्रिएट होगा। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये 4 एटम्स जो हैं इनके बीच का स्पेस, फिर इधर ये जो 4 हैं इनके बीच का स्पेस, इधर ये 4 हैं इनके बीच का, इस वाले फेस पर 4 इनके बीच का स्पेस, और ऐसे ही पीछे वाले 4 का बीच का स्पेस, और साथ ही साथ पूरे टोटल 8 एटम्स जो ये हैं इनके सेंटर में भी तो कुछ ना कुछ स्पेस बच गया है। तो अब आप देख रहे हो कि जो स्पेस अनऑक्यूपाइड है, वेकेंट है, वो बहुत ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू जो आपका 2 डायमेंशनल वाला केस था। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी भी क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, 52.4% निकल कर आ रही है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है, जो आपसे पूछ लेते हैं, वो आपकी किसके बारे में बात करेंगे, वो आपकी होती है 5th, है ना, वो आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम, भाई बताइए मुझे यहाँ पर कितना होगा। पहली बात तो एटम कौन सा सेलेक्ट करना है, एटम वो सेलेक्ट करना है जिसकी एनवायरमेंट आपकी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो, ऐसा एटम आपने सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, सारे एटम्स में से कोई भी एटम सेलेक्ट कर लूँ, मुझे सबकी एनवायरमेंट एक जैसी लग रही है, सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो किसी भी एटम को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और देखती हूँ कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटस से मैं आपका जो है ये वाला एटम सेलेक्ट कर रही हूँ, है ना, ये वाला एटम अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे चेक करना है, इसको कितने एटम्स आपके टच कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब मैंने ए आर का रिलेशन लिखा था यहाँ ऐड कर लेना कि एटम्स, इसको वाइट से लिख देते हैं कि आपके एटम्स जो हैं टच ईच अदर अलोंग एज, ठीक है, अलोंग दी एजेस, जैसे यहां लिखा था ना अलोंग दी एजेस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं जिस एटम को आपका कंसीडर कर रही थी उसमें देखिएगा ये वाला जो एटम है इसको कितने एटम और टच कर रहे हैं डायरेक्टली, मैंने कहा एज के लॉन्ग टच करते हैं, इसका मतलब ये वाला एटम इसको डायरेक्टली टच कर रहा है ना, तो एक तो ये वाला एटम इसको डायरेक्टली टच कर रहा है। अब अगर इधर एक एटम है तो पक्का ही इधर भी एक यूनिट सेल होगा और उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम भी इसको डायरेक्टली टच कर रहा है, तो 2 एटम्स हो गए। अब इसी तरीके से ये वाला एटम इसको डायरेक्टली टच कर रहा है इस वाली एज के अलोंग, अब अगर इस वाली एज के अलोंग इसको टच कर रहा है तो इसके पीछे बिल्कुल एक यूनिट सेल रहा होगा और उस एज के अलोंग भी यहां पर ये एटम जो है इसको टच कर रहा होगा, है ना, डायरेक्टली टच कर रहा होगा। 4 हो गए, ठीक बात। उसके बाद आपके पास क्या है, यहां पर ये जो आपका नीचे एटम प्रेजेंट है ये भी इसको डायरेक्टली टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो इस एज के अलोंग ये डायरेक्टली टच कर रहा है। अब बिल्कुल अगर यहां पर है तो इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल रहा होगा, है ना, तो यहां पर ये वाला एटम भी इसको टच कर रहा होगा जो आपका दूसरे यूनिट सेल की एज पे प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर अब अगर मैं इस एटम का, ये जो मेरे पास एटम आया है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करती हूँ तो कितने को डायरेक्टली टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम आपका कितना आ गया, 6 आ गया। लास्ट इंफॉर्मेशन आपके पास यहां जो बचती है, क्या बचती है, टाइप ऑफ वॉइड। टाइप ऑफ वॉइड आप खुद ही देखकर बताइए आपके पास किस टाइप का वॉइड यहां पर प्रेजेंट है।
यहाँ आपको स्क्वायर प्लेनर और ट्रायंगुलर वॉइड नहीं देखना, वो तो 2 डायमेंशन में आते थे, ये हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो 3D वॉइड्स मैंने आपको क्या क्या पढ़ाए थे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और साथ ही साथ क्या बचता है भाई एक और आपके पास क्यूबिकल वॉइड, है ना। वो 3 वॉइड्स मैंने आपको समझाए थे। तो जब आप इस वाले अरेंजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास कौन सा वॉइड निकल कर आएगा, देखिएगा आपने ये जो अरेंजमेंट है, या फिर इधर चले जाओ, इससे भी आसान है, इस वाले अरेंजमेंट से समझना। ये जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं ये है ना। तो यहाँ पर ध्यान करिए, मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, 3 ट्रायंगल जो है नीचे ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, एक ऊपर से आप रख देते हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 4 आपके एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, एक ऊपर से रख देते हो, एक नीचे से रख देते हो, वैसा भी नहीं हो रहा है। आपने 4 एटम्स रखे और उनके ऊपर आप एक एटम के ऊपर आप 4 एटम्स और रख दे रहे हो, है ना, मतलब एक एटम के ऊपर एक एटम, उस तरीके से आपका लेयर नेक्स्ट फॉर्म हो रहा है। तो क्यूबिकल वॉइड में ऐसा हुआ करता था, यानी कि जब आप क्यूबिकल वॉइड की बात करते थे तो वहां पर भी आपके पास यही वाला सीन तो था, एटम के ऊपर एटम, है ना। तो वहां से आपके पास जो बनता है दैट इज क्यूबिकल वॉइड। तो यहां पर आपके पास जो आता है, वो आपके पास जो टाइप ऑफ वॉइड प्रेजेंट रहता है दैट इज क्यूबिकल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एससीसी के अंदर कैसा रहता है, क्यूबिकल वॉइड रहता है। तो यहाँ पर जितनी हमारी इंफॉर्मेशन थी एससीसी की, वो जो है फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट हमें आपका स्टार्ट करना है बीसीसी, और बीसीसी में भी हमें एग्जैक्टली यही सब बातें पढ़नी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है बीसीसी स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपने जो हेडिंग डालनी है दैट इज बीसीसी। सेकंड आपका है बीसीसी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड सेल, विच इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अभी जो मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बताया वो कैसे था, ये वाली जो फर्स्ट स्लाइड में ये अरेंजमेंट, इस वाले अरेंजमेंट को सिंप्लीफाई कर ऐसे लिखा और इसको मैंने आपको बीसीसी बताया। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास किस तरह का अरेंजमेंट है। यहाँ पर मेरे पास एक वाइट लेयर थी, आपस में मैंने एक साथ एटम्स को अरेंज किया हुआ था, है ना, इस तरीके से। और फिर क्या था आपके पास, इसके वॉइड में आपने एक और जो है एटम रखा था, और उसके बाद हमने एक सी लेयर फॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो निकलकर एक्चुअली आपकी ए टाइप ही निकल कर आई थी, और आपको देखने में पता चला था कि एक जो वाइट एटम है उसके ऊपर ही आपका ग्रीन एटम आ रहा है। अब इसको मैंने क्यूब में कैसे कहा था इमेजिन करने के लिए, कि क्यूब में जाने के लिए इसका जब आप क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये आपके पास एक क्यूब है ना, ये बना दिया हमने आपका क्यूब। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो क्यूब है इसमें मैंने वाइट एटम्स को उठाकर आपका ये इधर वाले कॉर्नर्स पर रख दिया था, ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर जो आपके ग्रीन वाले एटम्स हैं, ग्रीन वाले एटम को ये ऊपर वाले चारों कॉर्नर्स पे हमने रख दिया, ये मेरे ग्रीन एटम्स हैं। और एक एटम बचता था, वो येलो एटम, उसको हमने यहाँ पर कहीं बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। उसको हमने आपका यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है, बॉडी सेंटर पर रखा हुआ है। अब देखिए इस बात को ध्यान से सुनना है बिल्कुल। पहली बात क्या आती है, प्रॉपर्टीज डिस्कस करें 1 by 1 जैसे एससीसी में डिस्कस किया है। पहली बात जो आपको डिस्कस करनी है दैट इज आपका पोजीशन ऑफ एटम, यानी कि एटम्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो कहाँ कहाँ है, 8 कॉर्नर्स पर +1 बॉडी सेंटर पर, ये मेरी एटम्स की लोकेशन है। एक तो आपका कहाँ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और एक आपका बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या आती है, जेड वैल्यू कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स आपके पास कितने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं कैसे पता चलता है आपको, नंबर ऑफ एटम्स आप शेयरिंग अप्रोच से जब आपने फाइंड आउट किया था। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर भी हर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, मतलब 8 कॉर्नर्स हैं। अब वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एससीसी के अंदर 1 कंट्रीब्यूशन मतलब 1/8 निकल कर आ रहा था, तो टोटल कितने एटम निकल कर आते हैं 1। तो इसका मतलब एक तो आपके पास जो कॉर्नर पर हैं, कॉर्नर की वजह से वो जो 8 एटम्स कॉर्नर पर हैं उनकी वजह से, प्लस एक एटम तो पूरा का पूरा मैंने लैटिस के अंदर रखा हुआ है ना, पूरा का पूरा यूनिट सेल के अंदर है, +1, राइट। तो यहाँ पर कितना आ गया, जेड वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। बीसीसी के लिए आपके पास जेड वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने क्या लेनी होती है भाई, यहाँ से ए और आर का रिलेशन। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, ए और आर का रिलेशन। उसको देखिएगा, यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर मुझे ए और आर का रिलेशन वहां से फाइंड आउट करना है एक्चुअली, जहां से आपके एटम्स डायरेक्टली एक दूसरे को क्या करते हो, टच करते हो, ठीक है।
वो वाली बात अभी मैं पूरी बाद में करूंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर आपको पता है कि अलोंग मतलब ये वाला जो आपका एटम है ये बॉडी सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, और ये मतलब कि इसको मैं इस तरीके से बना देती हूँ। देखो ये वाला जो ग्रीन एटम है इसको कंसीडर करिए, तो इस तरीके से है कुछ। अगर मैं डायगनली एटम्स का आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो ये वाला जो ग्रीन एटम है यहाँ पर ये जो बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट है इसको टच कर रहा है, और फिर इस वाले एटम को, ये जो व्हाइट एटम बनाया हुआ है ये येलो एटम जाकर इसको टच कर रहा है। मतलब अलोंग दी बॉडी डायगनल आपके एटम्स जो है टच कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ये मेरी बॉडी डायगनल है, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी बॉडी डायगनल है, इसके अलोंग आपके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाली बात मैंने आपको इस तरीके से बनाकर दिखा दी है। अब देखिएगा, आपको पता है कि आपके पास हर साइड कितनी है, ए है, हर साइड का आपके पास, मतलब मैं ए और आर का रिलेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, और मुझे इतनी बात समझ में आ गई है, मतलब इतनी बात तो मुझे पता ही है कि मेरे पास जो एज लेंथ है वो ए है, ठीक है। एज लेंथ अगर ए है, उसके बाद आपको पता होगा कि आपका जो फेस डायगनल होता है, ठीक है, आपका जो फेस डायगनल होता है यहाँ पर, ये जो होता है फेस डायगनल, इसको क्या कहते हैं, फेस डायगनल, ऑरेंज से बनाया है, ऑरेंज से ही लिख रही हूँ। फेस डायगनल वो आपका होता है √2a, ठीक है, √2a। मतलब वैसे एकदम सिंपल बात है, √2a कैसे होता है भाई, आपके पास ये a है, ये a है, उसके बाद ये आपका राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री एंगल होता है ना, यहाँ पर हर एज के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो यानी ये एंगल 90 डिग्री अगर है तो इसका मतलब कहने का ये है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो a² + a² इज इक्वल टू जो भी आपका, मतलब यहाँ से आपके पास ये जो निकल कर आता है फेस डायगनल, यानी कि ये कितना निकल कर आता है, √2a निकल कर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब कि ये तो मेरे पास कितना आ गया, √2a आ गया है। अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इसको बनाते हैं आपका इस वाले कलर से, ये वाला ट्राइंगल अगर लें, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बॉडी डायगनल पता करना है कितना है, ये वाला ट्राइंगल अगर लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये, तो मुझे वहां से बॉडी डायगनल को अगर पता करना है तो बॉडी डायगनल मेरा फिर से ऐसे पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, कैसे, a² + √2a का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा जो भी बॉडी डायगनल होगा कितना निकल कर आएगा, √3a आ जाएगा आपका बॉडी डायगनल। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर ये जो पूरा बनाया हुआ है ना, ये इतना, ये कितना है आपका, √3a है। उसके बाद इसका, ये तो लेंथ से समझ आ गई, इसका रिलेशन मुझे r के साथ देखना है, तो यहाँ पर ये देखेगा, ये आपका ये एटम का सेंटर, इसका सेंटर ये रहा, इसका सेंटर ये रहा, तो ये कितना डिस्टेंस है भाई, यहाँ सेंटर से यहाँ तक r है, ये r है, ये भी r है, इधर भी r, इधर भी r, और आपके पास पर पूरा तो आ ही नहीं रहा, एक मिनट, यहाँ पर r तो ठीक है, लेकिन जो आपकी फेस डायगनल है वो इस तरीके से पूरे पूरे एटम से कोई ना पास कर रही है, मतलब कि एटम का केवल हाफ, इतना 1/8 पोर्शन ही आपका उसके अंदर आ पाता है ना, 1/8 पोर्शन ही तो आता है आपका। कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने बॉडी डायगनल बनाया ना, इसको मैं और अच्छे से बना सकती हूँ, एक मिनट देखिए आपको, क्योंकि सॉलिड स्टेट में अगर फिगर होगी तभी समझ आ पाएगा, इसलिए ये भाई हमारा ग्रीन वाला एटम था, फिर ये आपका बॉडी डायगनल वाला एटम था, उसके बाद ये आपका क्या था, वाइट एटम, ये आपका ये नीचे वाले कॉर्नर पर जो रखा था, उसके बाद मैंने आपका बना दिया क्या, फेस डायगनल। तो फेस डायगनल इसके सेंटर, ये वाला तो पूरा आ रहा है, वो बात ठीक है, ये वाला भी पूरा आ रहा है, लेकिन इनका ये इस तरीके से, ये आपका फेस सेंटर है, और इसकी जो लेंथ है वो √3a है। इतनी बात आया, होप आप समझ रहे हो, पूरा एटम थोड़ी ना आपका यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, तो आपको पूरी वो पूरा फेस डायगनल थोड़ी ना जो है वो आपकी लेंथ होगी, √3 होगा, यहाँ पर दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको आप फेस डायगनल कहेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अभी जो है फेस डायगनल √3 होता है, पता चल गया। अब r के साथ रिलेशन फाइंड आउट करनी है, तो ये कितना डिस्टेंस है मेरा r, फिर ये आपका सेंटर है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ r, मतलब ये रेडियस है ना, यहाँ पर भी रेडियस है, r + r + r + r यानी कि 4r। इसका मतलब यहाँ पर √3a इज इक्वल टू 4r निकल कर आ रहा है, और ये आपकी रिलेशन हो जाती है बिटवीन a एंड r, ठीक है। बॉडी डायगनल कितना है वो सब आई होप आपको पता हो। तो a और r का जो रेशियो, अभी जैसे पीछे SCC के केस में आपने किसके क्या यूज कर फाइंड आउट किया था भाई, यहाँ पर आपने की जो आपके एटम्स हैं टच करते हैं ईच अदर अलोंग दी एजेस, टचेज ईच अदर अलोंग दी एजेस, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपके एटम्स जो है टच कर रहे हैं अलोंग दी बॉडी डायगनल, ठीक है,
अलोंग दी बॉडी डायगोनल हमारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे थे। अब आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि बॉडी डायगोनल के अलोंग टच कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आप तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे ना। अब मैं इस वाली एज के अलोंग अगर देखती हूँ, मतलब मैं ये वाला क्यूब दोबारा बना देती हूँ भाई, ये आपका क्यूब है ना, और जिसमें कि ये हो गया क्यूब, ठीक है। फटाफट से मैं बना देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये वाइट एटम्स प्रेजेंट है और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास ये ग्रीन एटम प्रेजेंट है। अभी जो मैंने आपका बॉडी डायगोनल बनाया है यहाँ पर बनाया है, और इसके मतलब बॉडी सेंटर यहाँ था, और इसके लिए अलोंग आपके मैंने जो है ये लेंथ फाइंड आउट की है यहाँ से ए आर रिलेशन। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि मैं इसके अलोंग फाइंड आउट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी पूरी एज लेंथ ए है। उसके बाद जो है ये वाला एटम और ये वाला एटम एक दूसरे को टच कर रहा होगा अगर, तो यहाँ पर ये लेंथ आर हो जाएगी, ये लेंथ आर हो जाएगी, तो मेरा ए इज इक्वल टू 2r निकल कर आ जाएगा। बट ऐसा होता ही नहीं है। आप यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में कहीं से भी फाइंड आउट करोगे निकल कर, तो आपके पास √3a ही आएगा, और यही तरीका यही आना चाहिए आपके पास, तभी तो आपकी जो है वो यूनिट सेल हुआ जब आपके पास हर तरीके से सेम ही आ रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि एक्चुअली बीसीसी के अंदर आपके एटम्स एक दूसरे को टच कर ही नहीं रहे होते हैं। कैसे नहीं टच कर रहे होते हैं, यानी ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन मैंने बनाया है ना, ये भी कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। इस वाले रिप्रेजेंटेशन को मुझे एक्चुअली कैसे बनाना चाहिए, ये तो आपका रॉन्ग था ही। उसके बाद ये वाला जो अरेंजमेंट है उसको एक्चुअली, इसको मैं यहाँ पर लेकर जाती हूँ, ये वाला जो अरेंजमेंट है वो आपका कुछ इस तरीके से है कि आपके पहली बात तो जो वाइट एटम्स है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, इस तरीके से कर कर, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उनके बीच में येलो रखा है, और उसके बाद यहाँ पर आपके ये जो ग्रीन एटम्स है, ग्रीन एटम्स भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। मतलब सेम लेयर के अंदर, बीसीसी के केस में सेम लेयर के अंदर, सेम लेयर में एटम्स जो हैं, एटम्स डू नॉट टच ईच अदर। सेम लेयर के अंदर आपके एटम्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। डू नॉट टच ईच अदर, यानी कि अब आपके ये जो यहाँ पर एटम्स थे ना, ये वाला एटम्स, ये एक दूसरे को जब टच ही नहीं कर रहे हैं, तो आप बता ही नहीं सकते आपके पास फिर 2r इज इक्वल टू a नहीं आएगा। और क्यों टच नहीं कर रहे हैं इसको एक बार ध्यान से समझिएगा। आपके पास क्या था, आपके पास SCC था, SCC था ना आपके पास, मतलब कि यहाँ पर देखिए SCC में आपने कुछ इस तरीके से बनाया था, यह आपका हो गया क्यूब यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद ये हमारा आता है BCC, मतलब BCC और SCC दोनों का एक क्यूब बना रही हूँ मैं फिलहाल आपके लिए, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पर SCC के अंदर तो क्या हो रहा था, ये हो गए 4 एटम मेरे कॉर्नर पर, वाइट एटम, 4 हो गए ये BCC के कॉर्नर पर वाइट एटम्स। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर ये आपके पास है, ये है 4 एटम इधर थे, इसमें एक येलो बॉडी सेंटर पे था, और उसके बाद जो है यहाँ पर ग्रीन एटम्स आपके प्रेजेंट थे 4 कॉर्नर पर, ठीक है। ये मेरा BCC है और ये मेरा SCC है। मुझे SCC से BCC में जाना है, यानी कि पहले तो कॉर्नर पर एटम आए होंगे ना, या पहले सेंटर में आ जाएगा। भाई सेंटर में जो बॉडी सेंटर में आ रहा है वो तो जो आपकी 8 के 8 कॉर्नर पर हैं, उनके अरेंज होने के बाद बीच में एक जो वॉइड क्रिएट हो जाता है, बीच में जो एक स्पेस बच जाती है, उसमें जाकर एटम एक बैठ जाता है पूरा का पूरा, है ना। मतलब पहले वो 8 कॉर्नर पर एटम्स आए, जहां से आपके पास SCC आता है, फिर इस SCC के अंदर मैं आपसे पूछूं आप SCC से BCC कैसे बनाओगे, क्या कहोगे आप कि अभी तो आपके पास ये कॉर्नर पर प्रेजेंट है, अब आप एक सेंटर, मतलब यहाँ बॉडी सेंटर में एक एटम आप इसके छोड़ दो, जो बीच में स्पेस बची हुई है, तो BCC बन जाएगा, बॉडी सेंटर पर रख दो एक एटम, यही तो कहेंगे। तो यानी पहले आपके 8 कॉर्नर्स पर एटम आए, फिर आप बीच में जो वॉइड क्रिएट हो रहा है उसके अंदर आप एक एटम रख रहे हो, और उसको आप मतलब बॉडी सेंटर पर रख रहे हो, उसको आप BCC बोल रहे हो। तो होता क्या है, अभी आपके जब SCC में थे एटम्स, तो ये एक दूसरे को टच कर रहे थे इस तरीके से, यहाँ पर ये एटम्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं अलोंग दी एजेस। लेकिन जब आप एक अब नया एटम उसके अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एटम बड़ा है, स्पेस उसमें बीच में इतना है नहीं, ठीक है। एटम बड़ा है, बीच में जो बॉडी सेंटर में एटम आना है उतना स्पेस नहीं है यहाँ पर 8 कॉर्नर्स पर आपके एटम्स आने के बाद,
ठीक है, तो क्या होता है, उतना स्पेस एटम तो लाना ही है। अब चाहे आप उसे आप जबरदस्ती फंसाओ, एटम तो आपको लेकर आना है। जब हम पैकिंग करते हैं, कोई चीज बैग में नहीं आती है तो हम किसी भी तरह उसको रख ही देते हैं। अल्टीमेटली अगर उतना स्कोप बचता है तो कैसे ना कैसे वो चीज आपका, वो सामान जो है पैक हो जाता है। तो यहां पर भी आपने यही करना है। आप क्या करोगे कि आपके पास वो जो एटम्स थे कॉर्नर पर, अब आप क्या कर रहे हो, एक नया एटम बॉडी सेंटर में फिट करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बॉडी सेंटर में आने की वजह से आपके जो कॉर्नर्स पर एटम थे वो बॉडी डायगोनल के अलोंग पीछे चले जाएंगे। ठीक है, डायगोनली आपके वो पीछे चले जाएंगे, मतलब ये वाला एटम थोड़ा सा इस तरह से पीछे, ये एटम पीछे, इधर पीछे, ये भी पीछे, ऐसे ये सारे जितने एटम्स हैं ये आपके डायगोनली जो हैं मूव बैकवर्ड कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे अलोंग दी एजेस, और यहाँ पर बीच में एक एटम आ जाता है। और वो जो एटम आया है, अब वो वाला एटम क्या करेगा, वो आपका अलोंग दी बॉडी डायगोनल्स, ये जो आपके कॉर्नर्स पर एटम है उनको टच करता है। ठीक है, इसीलिए हमने अलोंग द बॉडी डायगोनल कंसीडर किया है, अलोंग द एजेस नहीं, क्योंकि अलोंग द एजेस आपके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको जो पता होनी चाहिए वो क्या होती है, फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या आता है, AR रिलेशन के बाद पैकिंग एफिशिएंसी आती है, जिसमें कि आपके पास Z वैल्यू आ गई है 2, एरिया की आपकी वॉल्यूम कितनी होगी आपके जो है एटम्स की या स्फेयर की, आप कह दीजिए जो आपके पास है ये, और डिवाइडेड बाय A क्यूब। A और R का रिलेशन पता है भाई, पूरी वैल्यू जो है फाइंड आउट करोगे तो ये आपके पास निकल कर आती है जो है, कितनी निकल कर आएगी यहाँ से आपके पास, आई थिंक 68% आती है। ठीक है, 68% आएगी। और उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी हो गई। नेक्स्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना होगा। पहली बात तो आपको एटम कौन सा चूज करना है, एटम हमें वो वाला चूज करना है जिसका जो एनवायरनमेंट है कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जिसका एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो, मुझे एक ऐसा एटम चूज करना है। यहां पर SCC के केस में सारे एटम एक जैसे थे, सब कॉर्नर पर प्रेजेंट थे, कोई भी चूज करेंगे सेम ही बात रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको कौन सा वाला एटम चूज करना पड़ेगा, जो आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, क्योंकि जो बॉडी सेंटर में है उसकी एनवायरनमेंट बाकी से अलग है और उसके अराउंड ज्यादा नंबर ऑफ एटम, मतलब आप देखेंगे ऐसा नहीं है उसके अलाउंड ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, कोई भी एटम उठा लो आप, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही आएगा, हम सिर्फ सेलेक्ट उसको कर रहे हैं। ये बात मैं आपको प्रूव कर कर दिखाऊंगी। यानी कि अगर आप ये बॉडी सेंटर वाला एटम लेते हैं तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो भाई ये किसको टच कर रहा है, ये अलोंग दी बॉडी डायगोनल इसको टच कर रहा है, इस वाले एटम को, अलोंग दी बॉडी डायगोनल इस वाले एटम को टच कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद आपके पास ये जो बॉडी डायगोनल बनती है उसके अलोंग ये इसको टच कर रहा होगा, और यहाँ इसके पीछे एक यूनिट सेल होगा उसके बॉडी डायगोनल को टच करेगा, मतलब जो आपका उसके कॉर्नर पर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसके कॉर्नर और दूसरे यूनिट सेल के कॉर्नर पर आपके पास जो क्या प्रेजेंट होगा, भाई आपके पास जो भी एटम प्रेजेंट होगा ये उसको टच कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे कर कर कुल मिलाकर आपका ये जो बॉडी डायगोनल है ये कितने एटम्स को एक्चुअली आपका टच कर रहा होगा, ये जो हमारा बॉडी डायगोनल है ये आपका एक्चुअली टोटल 8 एटम्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आया था, जब आपने SCC की बात की थी वहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आया था 6, लेकिन यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 8। कैसे 8, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये इसको टच कर रहा है अलोंग दी बॉडी डायगोनल, एक पीछे वाले को कर रहा होगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका इधर और इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। ठीक है, तो आपके पास मतलब कि देखिए इतना सारा ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ही बताती हूँ। देखो यहां पर ये वाला जो आप इसको देख रहे हो ना, बॉडी सेंटर में जो आपके पास प्रेजेंट है ये वाला एटम, इसको हमें देखना है कि कितने एक्चुअली एटम्स को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक क्यूब के अंदर ये आपके पास क्या है, अलग अलग ये 8 कॉर्नर्स हैं। 8 कॉर्नर में से जो आपके 2 कॉर्नर वाले हैं उनको ये टच कर रहा है। ऐसे कितने बनेंगे, 1 2, ये तो आपके आगे वाले हो गए, ऐसे ही 2 पीछे वाले हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, एक पीछे वाला एक आगे वाला, एक बन गया, इधर से आपके पास एक आया, तो आपके पास एक यूनिट सेल के अंदर इतने आ रहे हैं। अब ऐसे ही आपका ये जो बॉडी सेंटर है ये पीछे इसके एक यूनिट सेल होगा, उसके साथ भी इसका कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा। ठीक है, वहां पर भी उसको टच करे, और आगे वाली यूनिट सेल के साथ भी, इधर भी एक साइड में है, इधर एक साइड में उसके साथ भी। तो टोटल आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकल कर आता है कितना, 8। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना रहता है, 8 रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम रहेगा आपका 8,
और नेक्स्ट लास्ट बात जो हमारी यहाँ पर आती है, यानी कि आपके पास टाइप ऑफ वॉइड। टाइप ऑफ वॉइड कैसा, मतलब वॉइड हमारे पास कैसा बनता है, वो आपकी नेक्स्ट बात आती है। इसको देखकर क्या लग रहा है कैसा टाइप का वॉइड बन रहा है? टेट्राहेड्रल बताया था, वो यहाँ नहीं नजर आ रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है? इस तरीके से, और ऊपर से एक एटम रख दिया जाए। फिर मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताया था। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? एक स्क्वायर प्लेनर, उसमें आप जो है 4 को आपस में साथ में अरेंज करते हो, फिर उसके ऊपर एक और पीछे से एक रख देते हो, आगे से और पीछे से आप एटम रख देते हो। तो यहाँ पर मुझे जो है ना तो टेट्राहेड्रल बनता हुआ दिख रहा है, ना क्यूबिकल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो क्यूबिकल भी नहीं है, टेट्राहेड्रल भी नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे ऑक्टाहेड्रल है, बट एक्चुअली यहाँ ऑक्टाहेड्रल भी नहीं है। यहाँ पर आपके पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहता है। टाइप ऑफ वॉइड जो है वो कैसा रहेगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों कहा गया है? देखिए, ऑक्टाहेड्रल में आपके पास कैसा वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने उसको कहा था जब आपके ये 4 एटम्स जो हैं आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, आपस में साथ में अरेंज्ड है। उसके बाद आप एक ऊपर से एटम रख दीजिए इसके, और एक एटम आप मतलब एक सामने से रख दो, एक पीछे से रख दो, जिसको मैंने डैश डैश कर बनाया था। ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन यहाँ पर जब आप इस बीसीसी की बात कर रहे हो, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि एटम्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, है ना। ये आप एटम्स आपस में एक दूसरे को जब टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? ये 4 एटम है, इनके वॉइड पर एक एटम रखा जाएगा, और फिर उसके ऊपर यहाँ पर एक एटम, इधर एक एटम, इनके ऊपर एक एटम रखा जाएगा, है ना। अलग कलर से बना देंगे तो पता चल जाएगा दूसरी लेयर फॉर्म हो रही है। फिर इनके ऊपर एक एटम रखा जाएगा। इस तरीके से ये वाला एटम भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो आपके स्क्वायर प्लेन में स्क्वायर प्लेन है जो आपके पास, उसमें आप ये जो एटम्स अरेंज कर रहे हो वो आपस में टच ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में करते हैं तो यहाँ पर ये इसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो गई है, और ये अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं रहा है। कैसा बन गया है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन गया है। ठीक है, सो दिस इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर आपकी आज की क्लास फिनिश होती है, एंड होती है। हमने आपका एससीसी बीसीसी दोनों को डिस्कस कर लिया है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पर हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही डिस्कस करेंगे। अभी हमने एससीपी के बेसिस पर किया है, नेक्स्ट क्लास में हम आपका करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एचसीपी, यानी कि एचसीपी को बेस यूज कर। सो थैंक यू।